हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्कशीट सॉल्व करेंगे जो कि मैं ऑलरेडी आप ग्रुप पर डाल चुका हूँ। ग्रेविटेशन का वर्कशीट हम लोग सॉल्व करेंगे। ग्रेविटेशन इस चैप्टर का वर्कशीट हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल 90 MCQs है जो वर्कशीट मैंने आपको दिया है, और जिसके पास वर्कशीट नहीं है तो वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दिया हुआ, उस लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो। टोटल 90 MCQs है। दे ऑल आर बेस्ड ऑन नीट एंड JEE मेंस। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है। रैंडमली हम लोग वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चन, और बाकी आप लोग एज ए होमवर्क कीजिए। कुछ डाउट डिफ़िकल्टी होगा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। और दूसरी ये एक बात और एक बताना है कि वर्कशीट जो मैंने आपको ग्रुप पर डाला हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमने वर्कशीट मैंने जो सेंड किया हूँ, उसको आप अपने कंप्यूटर में ले लो या फिर किसी दूसरे मोबाइल में ले लो, या आपके पास टैब होगा उसमें ले लो, ठीक है। और सभी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, रैंडमली देखेंगे। पहले सिंपल लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था दिया हुआ कि प्लैनेट मूविंग अराउंड सन स्वीप्स एरिया A1 in 2 days, A2 in 3 days एंड A3 in 6 days। रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A3 विल भी बोला उसने। तो ये केपलर लॉ के ऊपर बेस्ड है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, देखिए सब लोग देखेंगे, वर्कशीट में भी देखेंगे। प्लैनेट मूविंग अराउंड सन स्वीप्स A1 है ना, एरिया A1 in 2 days। तो हमको पता है केपलर्स लॉ के बारे में, एरियल वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो उस हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं, A1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, आगे लिख सकते हैं A2 डिवाइडेड बाई 3, A2 डिवाइडेड बाई 3 बराबर इज इक्वल टू A3 डिवाइडेड बाई 6। अब ये रिलेशन मैंने कहाँ से लाया, केपलर लॉ आप देखो उसमें मैं बताया होगा, A1/T1 इज इक्वल टू A2/T2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो वही किया हुआ है, A1/T इज इक्वल टू A2 है ना, T2 इज इक्वल टू A3/T3 किया हो। अब करेक्ट रिलेशन इनमें से कौन सा आएगा बोला उसने, तो देख लेंगे यहाँ से करेक्ट रिलेशन। इन दोनों को ले लो पहले, इन दोनों को इक्वेट किया तो यहाँ से ये क्या बनेगा, ये 3A1 इज इक्वल टू 2A2 बनता है, बराबर है। इन दोनों को इक्वेट करें, इन दोनों को इक्वेट अगर कर दोगे तो कितना बनेगा, देखिए A2/3 इक्वल टू A3/6। तो 3 से 6 को कम कर दो, 3 1s 3 3 2s, तो A2 इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया, A2 इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया A3/2 आ गया। तो ये 2A2 इज इक्वल टू A3 आ गया, बराबर है। कैसे किया मैंने, पहले इन दोनों को इक्वेट किया, फिर इन दोनों को इक्वेट करके ये रिलेशन है। देखो 2A2 इसके बराबर है और 2A2 A3 के बराबर है। तो इसमें करेक्ट रिलेशन ऑब्वियसली कौन सा बनना चाहिए, है ना। करेक्ट रिलेशन कौन सा बनेगा इसमें से करेक्ट रिलेशन बनना चाहिए, दैट इज़ A2 है ना, 2A2 3A1 के बराबर चाहिए। तो 3A1 इसमें कहाँ पर है, देखिए B ऑप्शन बन रहा है आई थिंक। हाँ, 3A1 इज इक्वल टू 2A2 एंड इज इक्वल टू A3 बन रहा है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कौन सा वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट है, इसमें करेक्ट है ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। हाँ, B वाला ऑप्शन करेक्ट है, आप इसको ठीक से लिख लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 1 वर्कशीट में का, ठीक है। केपलर लॉ के ऊपर बेस था, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। सेकंड देखिए, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। Satellite orbiting close to the surface of Earth does not fall down because the gravitational pull of Earth है ना, इसमें से राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो सैटेलाइट जो रिवॉल्व होता है, क्यों रिवॉल्व होता है, सीधी सी बात है कि जो ग्रेविटेशनल पुल है, बराबर है, प्रोवाइड से नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन अलोंग द सर्कुलर पाथ। इसमें C वाला ऑप्शन चाहिए, सेकेंड वाले में C चाहिए। हाँ, मतलब प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन फॉर इट्स मोशन अलोंग द, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स आ गया, बराबर है, मतलब इट प्रोवाइड नेसेसरी फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। ये वाला राइट रहेगा इसमें से। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थर्ड बाद में करेंगे, 4 देख लीजिए। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, मैक्सिमम कहाँ पर आता है? पोल पर आता है या इक्वेटर पर आता है, आपको पता है क्या? 4th वाला जो क्वेश्चन है इसमें वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम, कहाँ मैक्सिमम रहता? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द फॉर्म ऑफ लैटिट्यूड का फार्मूला आपको पता है, जी डैश इज इक्वल टू कितना होता है? जी माइनस कितना लेते हैं हम लोग? आर ओमेगा स्क्वायर इंटू यहाँ पे होता है कॉस स्क्वायर फाई, ये फार्मूला आपको पता ही है ना। हियर फाई इज ये जो फाई है, दिस फाई इज़ द लैटिट्यूड, बराबर है। तो पोल पर ये 90 होता है और इक्वेटर पर ये कितना होता है? 0 होता है। तो ये जहाँ पर मैक्सिमम तो कॉस फाई मिनिमम, कॉस फाई जहाँ मिनिमम तो जी मैक्सिमम, तो पोल आंसर आएगा। मतलब एट पोल अगर हम देखते हैं, पोल पर फाई कितना होता है? 90 डिग्री रहता है, तो कॉस 90 0 हो जाएगा, तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल इक्वल टू जी आ जाता है, बराबर है। इक्वेटर पे निकालेंगे तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 0 है ना, cos 0 1 हो जाएगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर रहेगा, तो जी में से आर ओमेगा स्क्वायर निकलेगा। आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी। ये था क्वेश्चन नंबर 4 था, बराबर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे, ठीक है। 5 को देखिए, 5 में क्या पूछे बोला हुआ है उसने? रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट द अर्थ वी दिया है उसने, वर्कशीट में देखिए आप लोग भी। रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ वी टू द एस्केप वेलोसिटी एट प्लैनेट वी पी हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस एज दैट ऑफ द अर्थ बोला है उसने, बराबर है। मतलब प्लैनेट का जो रेडियस है ना, हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी और रेडियस कैसा है? हुज रेडियस एंड मीन डेंसिटी ट्वाइस एज दैट ऑफ द अर्थ बोला है उसने। मतलब प्लैनेट का रेडियस डबल है और प्लैनेट का डेंसिटी भी डबल है एज दैट ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एस्केप वेलोसिटी का जो फार्मूला है उसको डेंसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप डेंसिटी में इसको कन्वर्ट करोगे तो उसके बाद आपको आ जाएगा एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला √2gm डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, या 2 टाइम्स स्मॉल g इंटू कैपिटल आर भी चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला लिख देता हूँ मैं। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √ कितना? √2 टाइम्स gm डिवाइडेड बाई आर, पहले इसको ले लेंगे, बराबर। अब इसको, इसमें जो मास है उसको डेंसिटी में बदल देंगे। मास को डेंसिटी में कैसे बदलते हैं? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना लेंगे? अर्थ का स्फेरिकल होता है ना, 4/3 πr3। तो इसको मैं डेंसिटी में बदल देता हूँ, इधर देखिए। इसके वेलोसिटी को है ना, v इज इक्वल टू डेंसिटी में इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो ये 2 एज इट इज़ आ गया, कैपिटल G एज इट इज़, m को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे तो ये बन गया 4/3 πr³ इंटू रो, और नीचे डिवाइडेड बाय r ले लेते हैं। ये r और इसमें का एक r कट कर देंगे, ठीक है। तो बाकी चीज़ें, ये r² जो है तो बाहर आ जाएगा। r² बाहर आने के बाद में क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू, ये r बाहर आ गया। वैसे मैं अगर इसको 2, इसका 4 का अगर रूट भी निकाल लूँ, 2r भी निकाल लूँ तो भी चलेगा, और ये भी चलेगा। r √ कितना बन जाएगा? ये फार्मूला देखिए, 2 इंटू 4 8, मतलब 8 पाई g इंटू रो डिवाइडेड बाई 3। ये पहले फार्मूला आ गया मेरे पास। ये फार्मूला किसका आ गया? एस्केप वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी आ गया, रेडियस और डेंसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का r और रो के साथ रिलेशन कैसा है? ये अर्थ के लिए, ये लिख देता हूँ यहाँ पे देखिए, एस्केप वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r √ρ ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आ गया है, बराबर है। ये आ गया एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ आ गया। अब जो प्लैनेट है वो प्लैनेट भी है ना, ऑब्वियसली स्फेरिकल ही है। तो प्लैनेट का रेडियस भी डबल है, डेंसिटी भी डबल है। तो प्लैनेट पर कितना है बोला? वीपी प्रोपोर्शनल टू 2r लेना पड़ेगा, और इधर √ कितना लेना पड़ेगा? 2 टाइम्स रो लेना पड़ेगा। कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 2, बराबर। और इस तरह से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, है ना, VE अपॉन VP पूछा है उसने, तो ये ऑब्वियसली r कट जाएगा, रो कटेगा, बचेगा क्या? 2√2 बचेगा। तो ऑप्शन कैसा बनेगा? ये VE अपॉन VP दोनों डिवाइड करता हूँ मैं, तो r कैंसिल हो जाएगा, ये वाला r वो वाला r कट जाएगा, √ρ कट जाएगा, 1/2 √2 बचेगा, 1/2 √2।
तो राइट ऑप्शन कौन सा बन रहा है इसमें? ऑप्शन ए बन रहा है. ए इज़ द राइट ऑप्शन. ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 5. नाउ देर इज क्वेश्चन नंबर 7th. Let us see here the 7th question. Question number 7th. In this question, let us see what's given in this question. Two balls each of radius capital R, equal mass and density are placed in contact. Then force of gravitation between them is proportional to बोला. ये भी हमने कई बार इसको सॉल्व कर चुके हैं, बराबर है. क्वेश्चन नंबर 7 को हमने नंबर ऑफ टाइम सॉल्व किया है. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बनता है? ऑब्वियसली F प्रोपोर्शनल टू R⁴ बनता है. ये हमने थ्योरी में सॉल्व किया था, आपको याद होगा. क्वेश्चन 4 वाला, दो बॉल्स ले लेना है, दे आर टचिंग टू ईच अदर, है ना, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड आर. फोर्स और आर में रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है. तो ये क्वेश्चन 7 सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऑलरेडी हमने सॉल्व किए हैं, 2 मरतबा सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 सी ऑप्शन बनता है इसका. काफ़ी मरतबा, नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. ना इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8. ये वाले क्वेश्चन के बारे में मैं इससे पहले बता चुका हूँ. व्हेन अ बॉडी इज लिफ्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. नीट में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. क्वेश्चन 8. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ये देखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाला था मैंने, बराबर है. लेक्चर नंबर आई थिंक 13 में कुछ किया था हमने, आप लोग देख लीजिए लास्ट वाला. डेल्टा यू इज इक्वल टू mgr डिवाइडेड बाय 1 + r/h. ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका डेरिवेशन आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 13 में, जो ग्रेविटेशन का 13th लेक्चर है उसमें आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा, किस तरह से मैंने निकाला था. इसी को आप बोल सकते हो वर्क डन. इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो. तो उसने क्या बताया कि व्हेन बॉडी इज लिफ्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू द हाइट इक्वल टू रेडियस, h इक्वल टू r लिया हुआ है, देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा हुआ है. मतलब h कितना रखना है आपको? h r के बराबर रख देना. h अगर r के बराबर रखोगे तो r कट जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा. तो ये डेल्टा u कितना बनेगा? ऑब्वियसली ये बनेगा हाफ mgr, हाफ mg है ना, mg और h है ना, h कितना है? r है, तो हाफ mgr बनेगा. तो राइट ऑप्शन कौन सा बन रहा है इसमें? आई थिंक ऑप्शन नंबर सी बन रहा है. दिस इज द ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलो या फिर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलो या फिर वर्क डन भी आप इसको बोल सकते हो, बराबर. तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 8 क्वेश्चंस होंगे. वर्कशीट में क्वेश्चंस देखते रहो और सॉल्यूशन को लिखते चलो, जो भी आपको डाउट्स हैं. क्वेश्चन 8 के बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9, 2 सैटेलाइट्स ए एंड बी, रेशो ऑफ मासेस 3:1 दिया हुआ है. सैटेलाइट के मासेस का रेशो, क्वेश्चन 9 की बात कर रहा हूँ मैं. आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन 9. ठीक से सुन लीजिए. क्वेश्चन 9, वर्कशीट क्वेश्चन 9, 2 सैटेलाइट्स ए एंड बी, रेशो ऑफ मासेस 3:1. जो मासेस का रेशो है वो 3:1 है. पहली बात बता देता हूँ कि सैटेलाइट के जो मास है, बराबर है ना, तो क्रिटिकल वेलोसिटी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड है और ना स्केप वेलोसिटी. ये याद रखिए, आर इन द रेशो. हाँ, आर इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r एंड 4r. एक वाले सैटेलाइट का ऑर्बिट का रेडियस छोटा r है, दूसरे का 4r है, ऑर्बिट ऑफ रेडियस. हाँ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए एंड बी बोला उसने. टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी. तो टोटल एनर्जी का फार्मूला लिख देता हूँ. टोटल एनर्जी सैटेलाइट का कितना होता है? G(m)m डिवाइडेड बाय 2r होता है. याद है आपको? 2 टाइम्स r. टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ये भी हमने पढ़ा हुआ है ना. पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी. तो मास से तो कुछ लेना देना है क्या? है यहाँ पर, बिल्कुल है. सॉरी, हाँ, ये मास आ गया है इसमें. तो देखिए E1 प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा? ऑब्वियसली E1 प्रोपोर्शनल टू m1 अपॉन r1 आ गया, ये पहला वाला है ना. Gm और ये कांस्टेंट है. और दूसरे वाले का E2 प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा m2 डिवाइडेड बाय r2 आ जाएगा, बराबर है. और इसको अगर डिवाइड कर देते हो आप, डिवाइड 1/2, तो यू विल गेट द रेशो है ना ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी. बोले तो वही टोटल एनर्जी. मतलब ये बनेगा E1/2
E1/E2 इज इक्वल्स टू आ जाएगा, दैट इज M1/M2, M1/M2 एंड हियर R2/R1। रेशो ऑफ मासेस ऑफ सैटेलाइट है ना, रेशो ऑफ मासेस ऑफ सैटेलाइट M1/M2 ले लेता हूँ, कितना हुआ है 1:3 दिया हुआ है, सॉरी 3:1 दिया हुआ है, ये 3/1 ले लेता हूँ है ना। R2 कितना है 4R है, यहाँ 4R ले लेंगे और नीचे डिवाइडेड बाय कितना ले लेंगे R ले लेंगे, बराबर है। दिस R गेट्स कैंसिल, 3 × 4 12, सो 12/1, 12:1 इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी विल बी द राइट। इसका जो ऑप्शन डी है दैट विल बी द करेक्ट, वो आपको करेक्ट मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। टोटल 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। 9th, ओके 9th के बाद देखिए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अभी जो केपलर्स लॉ का डाला था लेक्चर नंबर 14 लेक्चर में मैं पढ़ाया हूँ, केपलर के तीनों लॉस पढ़ाया हूँ, ध्यान से देखिए, बहुत एक्सप्लेनेशन दिया हूँ उसमें। फॉर सैटेलाइट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट नहीं रहता है, बराबर है, क्या कांस्टेंट नहीं रहता है बोला उसने। हाँ, फॉर अ सैटेलाइट इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, ये जो मोमेंटम है ये चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन हर जगह पर चेंज होता है। तो 10th में जो राइट ऑप्शन रहेगा कौन सा रहेगा, वो बी रहेगा, लीनियर मोमेंटम। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ, इधर देखिए। क्योंकि इलिप्टिकल ऑर्बिट आप अप्रॉक्सीमेटली सर्कल मान सकते हो ना, इधर देखिए अप्रॉक्सीमेटली सर्कल मान लेते हैं आप, इलिप्स लेकर भी इसको कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं। मान लो यहाँ प्लैनेट है तो ये डायरेक्शन है लीनियर वेलोसिटी की, इसको v1 बार बोल देंगे, यहाँ पर ये रहेगी, यहाँ पर ये रहेगी, हर जगह पर डायरेक्शन चेंज होता है ना, बराबर है। ये डायरेक्शन लीनियर वेलोसिटी का, तो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है तो मोमेंटम भी चेंज होगा ऑब्वियसली। हाँ, क्वेश्चन 10 की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10। तो राइट ऑप्शन रहेगा बी रहेगा, मोमेंटम चेंज होगा इसका। हाँ, मोमेंटम चेंज होगा, क्यों चेंज होगा समझ रहे हैं ना, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन सर्कुलर मोशन में भी चेंज होता है और इलिप्टिकल अगर है तो उसमें भी लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है लीनियर वेलोसिटी का तो मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। ओके, ये हो गए टोटल 10 क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन 11 दिया हुआ है, इफ़ अर्थ सपोज टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस r, है ना, इफ g 30 डिग्री इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री एंड g एट द इक्वेटर, देन वैल्यू ऑफ g माइनस g 30 बोला उसने। तो कुछ भी नहीं, आपको क्या करना है, इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला लेना है इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड। g डैश इक्वल टू कितना होता है, g माइनस r ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई ले लेंगे, बराबर है। तो इस हिसाब से ये क्या बनेगा, ये ऑब्वियसली ये g ले लेता हूँ यहाँ पर, g माइनस r एज इट इज़ r ओमेगा स्क्वायर इंटू यहाँ पर रख दो कॉस स्क्वायर 30 रख दो, कॉस स्क्वायर 30, और cos 30 आई थिंक होता है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर, बराबर है। और इसको उसने क्या बोला है, g30 बोला है उसने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, g30 डिग्री, g डैश g30 डिग्री ले लिया मैंने, g माइनस ये हो गया √3/2, स्क्वायर कर देंगे 3/4 बन जाएगा, बराबर। तो ये g30 डिग्री इज इक्वल टू ये g माइनस कितना हो गया, ये हो गया 3/4 r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ला लो, उसको उधर ट्रांसफ़र कर दो, सो यू विल गेट दैट इज़ g माइनस g30 डिग्री इज इक्वल टू 3/4 r ओमेगा स्क्वायर विल बी द राइट ऑप्शन, दैट इज़ आई थिंक ऑप्शन नंबर बी लग रहा है ना, बी वाला ऑप्शन राइट है इसमें, कि बी वाला ऑप्शन इज़ द राइट वन। ओके, अच्छा, और एक क्वेश्चन इसमें आ गया, वेटलेसनेस वाला क्वेश्चन आ गया। शायद ये पॉइंट मैंने आपको पढ़ाते समय नहीं लिया हूँ, क्वेश्चन 12 की बात कर रहा हूँ मैं। एन एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंसेस वेटलेसनेस इन अ स्पेस सैटेलाइट, इट इज़ बिकॉज, इसका रीज़न है, देखो
जब कभी कोई एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट में होता है ना तो उसको वेटलेस फील होता है। क्यों होता है इसका थोड़ा सा रीज़न बता देता हूँ मैं आपको। हाँ, थ्योरी में इसको नहीं बताया था मैंने। इधर देखो, ये अर्थ है, ये दिस वन इज़ द अर्थ, ओके, एंड लेट दिस इज़ द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। ये सैटेलाइट का ऑर्बिट है लाइक दिस, एंड हियर इज़ अ सैटेलाइट, यहाँ पर सैटेलाइट है मान लो, बराबर। सो वेन एवर एस्ट्रोनॉट इज़ इन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, जब कोई एस्ट्रोनॉट इस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में होता है तो उस समय क्या होता है, एस्ट्रोनॉट हैज़ अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस, उसको वेटलेस फील होता है। एस्ट्रोनॉट हैज़ अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस, मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसका वेट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों लगता है ऐसे, पता है क्या आपको? इसका एक तो रीज़न क्या पता है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन इधर ही होता है, इधर ही होता है। ये याद रखिए आप रीज़न। क्या बोला मैंने, कौन से दो एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोथ हैव द सेम वैल्यू, देयरफॉर ही हैज़ अ फीलिंग ऑफ वेटलेसनेस, उसको लगता है कि वेटलेस हो गया है। ज़ीरो ग्रेविटी कंडीशन भी उसको बोलते हैं। तो कौन सा चाहिए इसमें, राइट वाला? ग्रेविटेशनल फोर्सेस, पहला वाला ग्रेविटेशनल फोर्सेस स्मॉल एट दैट नहीं हो सकते, ग्रेविटेशनल फोर्सेस लार्ज नहीं हो सकते, एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंसेस नो ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस इनफाइनाइट, सी वाला राइट होना चाहिए इसमें। हाँ, ऑप्शन नंबर सी ले लो, क्वेश्चन 12 का ऑप्शन नंबर सी आप राइट कर सकते हो। ओके, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन सी इज़ अ राइट ऑप्शन। रीज़न क्या बताया मैंने आपको कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोथ हैव द सेम वैल्यू, बोथ आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ये है क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, और भी आगे कंटिन्यू हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में बताया हुआ है कि सपोज द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज इन्वर्सली एज द nth पावर ऑफ डिस्टेंस। ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ डिस्टेंस, ऐसा दिया हुआ है उसने। ऐसा होता है क्या रियलिटी में? रियलिटी में तो ये होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर बोला उसने, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल nth पावर ऑफ डिस्टेंस बराबर है r, देन टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r अराउंड द सन विल बी प्रोपोर्शनल टू। तो टाइम पीरियड का r से रिलेशन निकालना है। ठीक है भाई, उसने जो दिया मैंने ये ले लिया, इसको लिखना पड़ेगा gmm/r⁴ ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स, पता है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। जब ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो तब सैटेलाइट क्या होता है, रिवॉल्व होता है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, देन सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। ये सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में आएगा, mv²/r। vc लेना पड़ेगा, क्रिटिकल वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड बोलोगे तो स्पीड बोलना पड़ेगा। दोनों इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए लिखता हूँ यहाँ पर, ये बनेगा mvc² डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा gmm डिवाइडेड बाय r⁴n आ गया यहाँ पर, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ग्रेविटेशनल के बराबर आ गया, सेटेलाइट रिवॉल्व्स। ये mm चला गया, ये r इधर जाएगा, है ना, r⁻1 नीचे आएगा, r⁻⁻1, वो r⁻⁻1 और ये n, तो r का पावर n-1 हो जाएगा। मतलब ये बनेगा vc² इज इक्वल टू gm, और इधर आ जाएगा r का पावर n-1। कैसा आया, और एक बार देख लो आप लोग, ये r इधर गया, r⁻1 नीचे r⁻⁻1, दोनों के पावर्स का एडिशन इतना आ गया। ये स्पीड है, ये स्पीड है ना। स्पीड इक्वल टू क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है सैटेलाइट, सरकमफरेंस 2πr, और लगने वाला जो टाइम है उसको हम पीरियड बोलते हैं। तो ये क्या बनेगा, ये देखो डिस्टेंस, ये आ गया डिस्टेंस अपॉन लगने वाला जो समय उसको पीरियड बोलते हैं अपन। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इधर कितना आ गया, ये आ गया gm/r⁻n-1 आ गया, बराबर। अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करो, 4π² r²t² हो जाएगा। वैसे हमको r² और t² से ही लेना देना है, बराबर है। ये देखिए यहाँ पर लिखता हूँ, ये आ गया 4π² r² डिवाइडेड बाई t² आ गया।
और इज इक्वल टू इधर आ गया जी एम और नीचे आर का पावर n-1 आ गया। चलो ठीक है। 4π² कांस्टेंट है, छोड़ दो। जी एम कॉन्स्टेंट है, छोड़ दो, बराबर है। हमको तो ये इनसे ही लेना देना है, बराबर। ये r² को नीचे ला लो, ये नीचे आ गया। r⁻n-1 और r⁻2 एडिशन करोगे तो r⁻n+1 हो जाएगा। इसको नीचे लाओ, r का पावर 2 है, दैट 2 एंड n-1 तो n+1 बचेगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे कितना बन गया देखो 1/t²। कांस्टेंट वाले छोड़ दे रहा हूँ मैं टर्म, और प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर आ गया r⁻n कितना बन गया, ये n+1 बन गया, बराबर है क्या, n+1। कांस्टेंट वाले जो टर्म्स थे उनको मैंने छोड़ दिया, है ना। तो अब ये क्या बनेगा, देखिए अब ये क्या बनना चाहिए, ये छोड़ दिया ना, 4π² छोड़ दो, GM छोड़ दो, 1/t² प्रोपोर्शनल टू इतना आ गया। ये कैसा बना, ये r² नीचे आया, पावर्स का एडिशन किया मैं। चलो इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा किया तो क्या बनेगा, ये t² प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर ये है ना, ये भी उल्टा हो गया, n+1 आ गया, ठीक है, n+1 क्लियर है। अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लो, तो इधर का स्क्वायर चला जाएगा, इधर का स्क्वायर जाएगा तो इधर 1/2 आ जाएगा ना, मतलब t प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर कितना हो जाएगा, ये n+1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ये वाला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है इसमें, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, ए ऑप्शन राइट है इसमें। t का रिलेशन r के साथ ऐसे रहेगा। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, t का टाइम पीरियड का रिलेशन है ना 1/2, t प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 1/2 इंटू n+1। 14th वाला हमने थेरी में किए, 14th वाले का ऑप्शन आई थिंक बी आता है, 7/9 थेरी में कराया था मैंने। स्टार्ट के 1-2 लेक्चर देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 भी हमने थेरी में किया था। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, 3 पार्टिकल मासेस MH आर प्लेस्ड एट 3 वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड है, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। कौन सा वाला, 16 वाला। हाँ, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना रहेगा, थ्योरी में हमने सॉल्व किया था, आप लोग देख लो एक बार, थ्योरी का जो लेक्चर है उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ क्वेश्चन 17 की अगर बात करेंगे, 17 में क्या बोला हुआ है, सैटेलाइट ऑफ मास एम ऑर्बिटिंग अर्थ रेडियस आर एट हाइट एच फ्रॉम इट सरफेस, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बोला है उसने। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17 नीट में पूछा हुआ है। क्वेश्चन 17 में टोटल एनर्जी बोला है उसने। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सैटेलाइट की कितनी रहती है, G/m डिवाइडेड बाई नीचे स्मॉल r, 2 टाइम्स स्मॉल r, बोले तो r+h लेते हैं, रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट। और बाकी क्या करेंगे, Gm को कन्वर्ट करेंगे। Gm के 2 वैल्यूज़ हैं, तो Gm को क्या लिख दोगे आप, gr² लिख दोगे, है ना। Gm को ये gr² ले लेता हूँ यहाँ पर मैं, और यहाँ पर ले लेंगे ये g0r², g0 बोला उसने, इंटू m और डिवाइडेड बाई 2 इंटू r+h लेंगे। ये वाला ऑप्शन रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन ए है, बराबर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। ये नीट में पूछा हुआ है, 2016 या 17 के पेपर में आपको एक क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 ये भी हमने सॉल्व किया हुआ है, 22 वाला देख लेना आप लोग, है ना। 22 हमने थ्योरी में सॉल्व किया हुआ है, क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 26 भी हमने थ्योरी में सॉल्व किया हुआ है, बराबर, ये भी देख लेना। क्वेश्चन 26 भी हमने थ्योरी में सॉल्व किया हुआ है, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे 1 बाय 1। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 55 में क्या बोला हुआ है, escape velocity of body projected vertically upward from surface of earth is 11.2 km per second if body is projected in a direction 30 degree। तो escape velocity क्या रहेगा, तो escape velocity is independent on angle of projection, उतना ही रहेगा, 11.2 ही रहेगा, ठीक है।
अच्छा 54 का मैंने आपको डायरेक्टली एक्सप्रेशन निकाल के दिया था 54 का लास्ट लेक्चर में। रॉकेट इज लॉन्च वर्टिकली फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एंड रेडियस आर विद एन इनिशियल वेलोसिटी स्पीड वी, एटमॉस्फेरिक रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड। मैक्सिमम हाइट कितना रहता, याद है आपको मैक्सिमम हाइट कितना रहता? ये वाला मैंने आपको निकाल कर दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन 54 लास्ट वाला जो लेक्चर है मेरा, लेक्चर नंबर 13 में ये एक्सप्रेशन निकाला हूँ, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एच मैक्स निकाला था हमने क्वेश्चन 54। एच मैक्स जो होता है वो कितना रहता? आर वी स्क्वायर है ना, आर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 2GR माइनस वी स्क्वायर होता है। ये फार्मूला था। वी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कोई एक ऑप्शन बन जाएगा, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए बनता है इसके अंदर, है ना, ऑप्शन ए बन जाता है। ये बनता है देखो कितना, आर से वी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो ये आर डिवाइडेड बाय नीचे कितना 2GR डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर और ये -1 बनता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें, बराबर है, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। ये निकाला हुआ एक्सप्रेशन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 भी देख लो। क्वेश्चन 53, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर। बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला सब लोग बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला कितना रहता? अच्छा कहाँ बोला उसने? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सरफेस। बाइंडिंग एनर्जी एट रेस्ट कितना रहता है? ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए क्वेश्चन 53, बाइंडिंग एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये लिखता हूँ देखो बाइंडिंग एनर्जी एट रेस्ट कितना रहता है? ये G + G डिवाइडेड बाय कैपिटल R होता है ना। Gm के दो वैल्यूज, एक GR² ले लेता हूँ, ये GR² इंटू m एंड दिस डिवाइडेड बाय R, ये R और इसमें का एक R कैंसिल कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? आई थिंक mgr मतलब ये वाला है देखो। तो ये वाला मतलब ऑप्शन नंबर, विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 53 था, ठीक है। क्वेश्चन 56 भी आप लोग ट्राई कीजिए। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट राउंड द अर्थ, टोटल मैकेनिकल एनर्जी E0, इट्स काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा बोला उसने? टोटल मैकेनिकल एनर्जी E0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? तो दोनों में रिलेशन क्या आता है? काइनेटिक एनर्जी, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट राउंड द अर्थ हैज़ टोटल एनर्जी E0 है। अच्छा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है ना, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों भी मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं? सेम होते हैं, बराबर है ना। तो उस हिसाब से आई थिंक ऑप्शन डी होना चाहिए मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो, बराबर। क्वेश्चन 54 देख लेना और एक बार। हाँ क्वेश्चन 54 नहीं आता है तो और आप पूछ सकते हो मुझे। अच्छा क्वेश्चन 58 देखिए, द डेप्थ d एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1/9 टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस बोला उसने। हाँ मतलब हमको क्या निकालना है? द डेप्थ d निकालना है एट विच द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/9। सबसे पहले तो क्वेश्चन 58 की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन 58 देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ GD कितना रहता है? GD इज इक्वल टू G इंटू कितना रहता? 1 - d/r रहता है। ये फार्मूला है, ये याद है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द डेप्थ GD इज इक्वल टू G इंटू 1 - d/r। अब उसने डेप्थ निकालने को बोला जहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 1/n टाइम्स ये GD 1/n G है और इज इक्वल टू इधर आएगा G इंटू 1 - d/r आ जाएगा। ओके अब सॉल्व कर दो इसको। ये G और G चला गया, ये G चला गया तो यहाँ पे 1/n इज इक्वल टू 1 - d/r। ये d/r इधर ला लो, ये प्लस d/r और इधर 1 - 1/n होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और उसको आगे सॉल्व कर दो। ये बनेगा कितना? d/r इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन n - 1/n, n - 1/n हो गया। r को उधर भेज दो, आपको आंसर मिल जाएगा।
कौन सा वाला मिलेगा ऑप्शन? ऑप्शन बी मिलेगा, n-1/n, है ना, r उधर चला जाने के बाद ये d इज इक्वल टू, ये r उधर चला गया, n-1/n। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, डी वाला ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 58 की बात कर रहा था मैं, क्वेश्चन 58। क्वेश्चन 74, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड मीन डेंसिटी रो आर रिलेटेड बाय, मतलब g और रो में रिलेशन पूछा है उसने, g का रो के साथ में कितना रिलेशन रहेगा। तो आपको पता है g, स्मॉल g का फार्मूला क्या रहता है? gm/r² रहता है। इधर देखिए क्वेश्चन 74 की बात कर रहा हूँ। ये जो g रहता है, ये g कितना रहता है? gm/r² रहता है, सरफेस पे, हर सरफेस पे gm/r² रहता है। तो इस मास को कन्वर्ट कर दो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम में, है ना, तो ये आता है g एज इट इज़ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, है ना, रो इनटू वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई r³ और डिवाइडेड बाई ये r² ले लो, ये r² इधर का कैंसिल कर दो, तो g इक्वल टू कितना बनेगा? ये बनेगा 4/3 पाई r रो, है ना, पाई r रो। क्या पूछा है उसने? 74 की बात कर रहा हूँ मैं। उसने पूछा है रो कितना रहेगा, तो रो निकाल लो, ये इधर आ जाएगा 3 टाइम्स g अपॉन कितना बन जाएगा? देखो यहाँ पे डेंसिटी, ये डेंसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 टाइम्स g डिवाइडेड बाय कितना बन गया? 4 पाई r, है ना, g भी लेना चाहिए यहाँ पे, कैपिटल G छूट गए हुए हैं। 3 टाइम्स स्मॉल g डिवाइडेड बाय 4 पाई कैपिटल G इंटू r। कौन सा वाला ऑप्शन है? 3g/4 पाई gr, सी ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद देखिए कौन सा वाला 75 देख लो, ग्राफ का क्वेश्चन करवा देता हूँ। इफ t इज द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन ऑर्बिट ऑफ मीन रेडियस r, देन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। इसमें से इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, पहला t² और r³ का रिलेशन है। अच्छा, दूसरा वाला बी ऑप्शन में t⁻² और r का है, तीसरा t² और 1/r³ का है, और डी नन ऑफ दीज। देखो बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 75, कैपिटल T और ऑर्बिट सन इन ऑर्बिट ऑफ मीन रेडियस r। चलिए, पीरियड का एक फार्मूला है, 75 की बात कर रहा हूँ मैं, ये याद होगा आपको। t² इक्वल टू 4 π² इंटू r³, ये याद है आपको। स्मॉल r था, इसने क्वेश्चन में कैपिटल R दिया, तो मैंने कैपिटल r³ ले लिया। ये रिलेशन बताया था मैं, इसको याद रखो। ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, यहाँ से आता है स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस, मतलब t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। एक ग्राफ आता स्ट्रेट लाइन, पहला राइट है, ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है, उसने इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करने को बोला। अच्छा, दोनों साइड में अगर मैं क्या कर दूँ, क्यूब रूट ले लो, तो ये क्यूब चला जाएगा और क्या बनेगा यहाँ से t⁻² प्रोपोर्शनल टू r। ये वाला भी ग्राफ करेक्ट है ना, बी करेक्ट है ना, ये भी, ये t⁻² प्रोपोर्शनल टू r, ये भी रिलेशन करेक्ट है, उस हिसाब से ग्राफ भी करेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, सी क्या दिया हुआ है? सी भी ऑप्शन दे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और क्या लिख सकते हैं पता है क्या? इसको लिख सकते हैं t² प्रोपोर्शनल टू 1/1/r³। क्या बुराई है इसको ऐसे लिखने में? क्या बुराई, समझ रहे हैं ना? मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया ना 1/r³, तो इन्वर्स वाला सी भी करेक्ट है, मतलब तीनों ग्राफ करेक्ट है।
उस रिलेशन के हिसाब से टी और आर की रिलेशन अगर वैसे है तो ए भी राइट है, बी भी राइट है और सी भी राइट है। तो इनकरेक्ट क्या रहेगा, नन ऑफ दीज, एक भी इसमें से नहीं है, नन ऑफ दीज रहे। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारे इतने क्वेश्चंस हो गए और आगे कंटिन्यू करते हैं।